हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में, जिन्हें डीपीएसपी कहा जाता है। डीपीएसपी बोले तो डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के उन नीति निदेशक तत्वों के बारे में बात करने वाले हैं जो राज्य नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। हम बात करने वाले हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में। यदि हम इनके बारे में बात करें तो ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में दे रखे हैं, और यदि हम बात करें अनुच्छेद की तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दे रखे हैं। यानी हम राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात करने जा रहे हैं, जिसमें जो दे रखा है यानी भाग 4, और भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक दे रखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों का अंतर, यानी इनमें क्या अंतर है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात करें और हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें यानी मौलिक अधिकारों की बात करें, हमारे भारतीय संविधान में संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव, यानी भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव। इन वी.एन. राव ने सलाह दी कि हमें अधिकार 2 भागों में बांटने चाहिए। हमें अधिकार 2 भागों में बांटने चाहिए। एक वो अधिकार जो न्यायालय में परिवर्तनीय हो, और एक वो अधिकार जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हो। यानी एक वो अधिकार जो वाद योग्य हो, एक वो अधिकार जो वाद योग्य हो, और एक वो अधिकार जो वाद योग्य नहीं हो। यानी वी.एन. राव ने सलाह दी कि हमें अधिकार 2 भागों में बांटने पड़ेंगे। 2 अधिकार, एक वो जो वाद योग्य हों जिन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सके, और एक वे अधिकार जो वाद योग्य नहीं हो यानी जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सके। एक जो वाद योग्य हो उनको तो रखा गया भाग 3 में, और जो वाद योग्य नहीं है उनको रखा गया भाग 4 में। भाग 3 में जो रखा गया उसमें अनुच्छेद बनाए गए 12 से लेकर के 35 तक, और इसमें अनुच्छेद बनाए गए 36 से लेकर 51 तक। ये 36 से लेकर 51 तक ही हम क्या देख रहे हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी अधिकार 2 भागों में बांटे, न्यायालय में चुनौती दी जा सके, और एक वो जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सके। यदि हम वाद योग्य की बात करें तो वो क्या थे? उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार। और ये जो वाद योग्य नहीं है जिन्हें कहा जाता है डीपीएसपी, यानी डीपीएसपी बोले तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। वी.एन. राव के कहे अनुसार ही अधिकार 2 भागों में बांट दिए। ये जो मौलिक अधिकार हैं ये दिए गए नागरिकों को, और ये दिए गए राज्य को। ये किसको दिए गए? राज्य को।
और ये किसको दिए गए, नागरिकों को। तो मेरे प्यारे दोस्तों अधिकार दो भागों में बांटे, एक नागरिकों को दिए गए और एक राज्यों को दिए गए। ये वी.एन. राव के कहे अनुसार ही अधिकार दो भागों में बांटेंगे। यदि हम बात करें कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, तो मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं। यदि ये अवधारणाएं देखें कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, तो ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 32 में। सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के अनुसार हम न्यायालय में जा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये वाद योग्य नहीं है, ये किस आर्टिकल में लिखा है, 37 में। आप दोनों ही आर्टिकल याद रखना, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, ये 37 में लिखा हुआ है, और मौलिक अधिकार वाद योग्य है, ये 32 में लिखा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, हमें यदि कहीं भी भारत का दर्शन देखना है, भारत की राजनीति के बारे में समझना है, भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के यदि विचारों को देखना है, तो हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ लें। उसके बाद में पता लग जाएगा कि भारतीय संविधान सभा के सदस्य भारत के बारे में क्या चाहते थे, यानी क्या चाहते थे भारत के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से बिल्कुल क्लियर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भारत में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। यानी आपसे कभी भी पूछ ले कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने का जो आधार है वो कहाँ पर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। यानी सामाजिक न्याय, व्यक्तियों में सामाजिक न्याय होना चाहिए, व्यक्तियों को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, और व्यक्तियों में जो आर्थिक असमानता है वो खत्म होनी चाहिए। सामाजिक असमानता खत्म होनी चाहिए, आर्थिक असमानता खत्म होनी चाहिए। ये उद्देश्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व करने वाले हैं, करेंगे कब, जब राज्य चाहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि यहीं पर हम बात करें कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, डीपीएसपी करें का कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना अगर हमें कहीं देखने को मिलती है तो वो कहाँ देखने को मिलती है, डीपीएसपी में। कभी भी आपसे पूछे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना किसका आधार है, डीपीएसपी का आधार है। अगर आपसे पूछे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, यानी डीपीएसपी को दिया जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहीं पे हम समझें कि ये जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी ये भारत में, यानी भारत के संविधान में डीपीएसपी भारत के संविधान में कहाँ से लिए गए हैं। यदि हम डीपीएसपी की बात करें हमने कहाँ से लिए हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात करें कभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में कहाँ से लिए हैं, तो आंसर होगा आयरलैंड। कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी ये देखा जाता है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था उसमें भी डीपीएसपी का उल्लेख दे रखा था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दें, 1935 का जो अधिनियम आया था भारत में, उसमें निर्देशों का
उपकरण यानी निर्देशों का उपकरण नाम से राज्य के नीति निदेशक तत्व इस 1935 के अधिनियम में शामिल थे। लेकिन जब हमारे भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व नाम से ये भाग 4 में जोड़े गए तो तब ये राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। लेकिन ये नीति निदेशक तत्व हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से। लेकिन बात ये आती है कि ये 1935 से जब भारत में थे तो फिर भारत में आयरलैंड से क्या मतलब है लेने का? मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल क्लियर कर दें कि अगर इंग्लैंड भी 1935 के अधिनियम में राज्य की नीति निदेशक तत्वों को निर्देशों के उपकरण से नाम से भारत में लाया है तो ये भी आयरलैंड से लेके आया है। इसीलिए यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, चाहे हमने लिए हैं या फिर इंग्लैंड ने लिए हैं। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत में कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए। निर्देशों का उपकरण इसे कहाँ कहा जाता था? 1935 के अधिनियम में। तो मेरे प्यारे दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कुछ बेसिक जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी, जिसमें हमने महत्वपूर्ण जानकारी ये देखी है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, ये सुप्रीम यानी आर्टिकल 37 में कहा गया है, और मौलिक अधिकार वाद योग्य है ये 32 में कहा गया है। ये 2 अनुच्छेद आप स्पष्ट रूप से याद रखना। अगली बात यह है कि अधिकारों को 2 भागों में किसने बांटने की सलाह दी? आंसर वी.एन. राव। अधिकार 2 भागों में बांटे, एक जो न्यायालय में परिवर्तनीय हो और एक जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हो। मेरे प्यारे दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं उन अनुच्छेदों के बारे में जिसमें हम 36 से लेकर 51 तक बात करने वाले हैं। तो उसके बारे में अगर हम बात करें आर्टिकल 36 के बारे में, ये जो अनुच्छेद 36 है ये क्या कहता है? आर्टिकल 36 के बारे में यदि हम बात करें तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 36 की। आर्टिकल 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। किस शब्द को परिभाषित किया गया? राज्य शब्द को। राज्य शब्द परिभाषित किया गया आर्टिकल 36 में। अब आप कहोगे कि आपने मौलिक अधिकार पढ़ाया था, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने जब मौलिक अधिकार पढ़ाए थे तो उस समय भाग 3 के आर्टिकल 12 में भी तो राज्य शब्द परिभाषित किया गया, फिर आर्टिकल 36 में क्यों? मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट करने वाले हैं। यहाँ पर आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 36 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दे रखा है। यहाँ क्या लिखा हुआ था? यहाँ क्या लिखा हुआ था? यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इस आर्टिकल 36 में कि आर्टिकल 36 में राज्य शब्द का अर्थ वही है जो भाग 3 के आर्टिकल 12 में दे रखा है। अब मेरे प्यारे दोस्तों जब क्वेश्चन बनता है कि राज्य शब्द किस आर्टिकल में किया गया है, राज्य शब्द परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है, अगर ऑप्शन में 12 है तो हमारा आंसर तो 12 होगा ही, लेकिन अगर 36 दे रखा है तो आंसर 36 भी होगा। लेकिन बात यह है कि एक ही क्वेश्चन में ऑप्शन दोनों दे दिए हैं कि राज्य शब्द परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद ऑप्शन में 12 भी है और 36 भी है। तो ऐसी स्थिति में हम 12 को अपना आंसर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि क्रम से अगर देखा जाए तो 36 तक पहुंचने के लिए हमें कई आर्टिकलों से गुजरना पड़ता है, इसीलिए रास्ते में 12 ही पड़ जाता है। इसीलिए राज्य शब्द 12 में परिभाषित किया गया है। हमारा आंसर 12 होगा। लेकिन दिक्कत ये आती है कि 36 क्यों नहीं होगा? तो 36 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 36 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आर्टिकल 36 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। तो राज्य शब्द का अर्थ मतलब पूरी तरह से स्पष्ट किस आर्टिकल में कर दिया है? 12 में। तो 12 की बात तो 36 में रख दी है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल हमारा 12 ही होगा। लेकिन बात क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि ये दे रखे कि ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और यहां दे रखा है डी इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से यदि ऑप्शन आए तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए, आपके क्वेश्चन बनता है तो आप यही कर देना। तो पहली बात तो यही है कि आर्टिकल 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अगला जो आर्टिकल है 37, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कि DPSP यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ये आर्टिकल 37 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं, इन्हें को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और इसी में लिखा हुआ है कि राज्य नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। यदि हम बात करें अनुच्छेद 38 की, तो आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है कि राज्य सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक, यानी राज्य सामाजिक व आर्थिक व राजनीतिक न्याय दिलाएगा। यानी क्या लिखा हुआ है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय दिलाएगा, यानी सामाजिक भी, आर्थिक भी, राजनीतिक न्याय की बात हो रही है यहाँ पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात हो रही है। प्रस्तावना के साथ साथ आर्टिकल 38 में भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात हो रही है। तो कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का उल्लेख किस संविधान में कहाँ दे रखा है। तो प्रस्तावना में भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है। प्यारे दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ दे रखा है, आर्टिकल 38 में, और कहाँ दे रखा है, प्रस्तावना में। यदि हम यहाँ आगे बात करें आर्टिकल 39 के बारे में, ये जो अनुच्छेद 39 है, इसमें 6 महत्वपूर्ण बातें दे रखी हैं। 6 महत्वपूर्ण बातें हैं। इन 6 महत्वपूर्ण बातों में ज़्यादातर जो पता है या पेपर में आता है वो चौथी बात आती है पेपर में। और चौथी बात कौन सी है, तो हमें चौथी बात तक पहुंचने से पहले हमें उन पहले 3 बातों को विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन सी 3 बातें हैं। इस आर्टिकल 39 में जो 6 बातें दे रखी हैं, उसमें हम सबसे पहली बात करें तो जो पहली बात दे रखी है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य सभी स्त्री और पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने के साधन उपलब्ध कराएगा। यानी पहली बात क्या लिखी हुई है, राज्य सभी स्त्री और पुरुषों को आजीविका प्रदान करने का अवसर उपलब्ध कराएगा। और दूसरी यहाँ पर बात लिखी हुई है कि राज्य मानवीय और भौतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा कि वो अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। यानी दूसरी बात क्या लिखी हुई है, राज्य मानवीय और भौतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। और यहीं पर तीसरी बात लिखी हुई है कि राज्य
आर्थिक संसाधनों का केंद्रीयकरण नहीं होने देगा, राज्य आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीयकरण करेगा। यहाँ चौथी बात जो दे रखी है वो ये दे रखी है, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये आर्टिकल 39 के चौथे पॉइंट में लिखी हुई है। और यही ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है कि स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है, तो आर्टिकल 39 में। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से जब पेपर में क्वेश्चन लेवल का होता है तो उसमें वो उसका पॉइंट पूछता है कौन सा है। यदि हम यही 5वें बिंदु की बात करें तो 5वें पॉइंट में ये कहता है कि राज्य स्त्री और पुरुषों से ऐसा कार्य नहीं कराएगा जो उनके स्वास्थ्य के खिलाफ हो, यानी जो उनके स्वास्थ्य के खिलाफ हो, और बच्चों की स्वास्थ्य की देखभाल करेगा। ये 5वां पॉइंट है। और यदि हम यही 6वें पॉइंट की बात करें तो यहाँ 6वां पॉइंट आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है, राज्य बच्चों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएगा जो उनके व्यक्तित्व का विकास करता है। यानी 6वां पॉइंट क्या है कि राज्य बच्चों के लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएगा जो उनके व्यक्तित्व का विकास करता है। ये 6 बातें आर्टिकल 39 में लिखी हुई हैं। इन 6 बातों के बाद में यदि हम आर्टिकल 39 के बारे में समझें तो 39 के बाद में जो एक नया आर्टिकल देखा जाता है वो है आर्टिकल 39A। यदि हम आर्टिकल 39A की बात करें तो आर्टिकल 39A जब हम कहीं भी देखते हैं, जब कोई भी अक्षर कैपिटल है, बड़ी ए है, तो इसका मतलब है ये किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 39 के बारे में बात करें, आर्टिकल 39 में साफ साफ लिखा हुआ है, राज्य निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराएगा तथा विधिक सहायता भी उपलब्ध कराएगा, यानी वकील भी दे सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम भारत में न्याय व्यवस्था की बात करें, इतनी जटिल है भारत की न्याय व्यवस्था कि उसको पाने के लिए गरीब लोग उसको पा नहीं सकते। इतनी कठिन है, इतनी महंगी है। तो उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए, यानी न्याय तक पहुंचाने के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए सरकार ने एक संविधान में संशोधन किया। और संविधान में जो संशोधन किया वो कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। ये जो 42वां संविधान संशोधन है, ये अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया और आर्टिकल जोड़ा 39A। इस 39A के अनुसार यहाँ लिख दिया, राज्य निःशुल्क न्याय दिलाएगा और विधिक सेवा भी उपलब्ध कराएगा, विधिक सहायता भी। लेकिन बात यह है कि ये आर्टिकल में जोड़ तो दिया 1976 में, लेकिन इसके कुछ समय बाद संसद ने कानून बनाया। ये जोड़ तो तभी दिया, संसद ने कानून बनाया 1987 में। जिस समय यह संशोधन हुआ उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और जिस समय कानून बना रहा है संसद जो कानून बना रही है 1987 में, उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। संसद ने कानून बनाया 1987 में, और कानून बनाने के बाद में यहाँ पर स्थापना हुई 1995 में नलसा की। स्थापना किसकी हुई? नलसा की। ये जो नलसा है ये नेशनल लेवल पे एक विधिक सेवा प्राधिकरण है, यानी केंद्रीय लेवल पे, देश लेवल पे एक विधिक सेवा प्राधिकरण है। और 1995 में नलसा की स्थापना हुई। इसके बाद में
ये नलसा देश लेवल पर है, और इसके बाद में एक और शब्द देखा गया सलसा। ये जो सलसा है ये राज्य लेवल पर है, और एक और देखा गया डलसा। ये जो डलसा है ये जिला लेवल पर है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, ये नलसा, सलसा, डलसा, ये सबका आधार कौन सा आर्टिकल है? 39A। 39A के अनुसार नलसा की स्थापना हुई, 39A के अनुसार सलसा की, डलसा की। ये जो नलसा है इसका जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का CJI होता है। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का CJI। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात करें डलसा की, यानी इसको हिंदी में यदि देखा जाए तो यदि N से देखा जाए, S से देखा जाए, तो यहाँ N से तो मतलब है राष्ट्र, नेशनल, राष्ट्रीय भी बोल सकते हैं। यहाँ S से मतलब है राज्य, और यहाँ D से मतलब है जिला, डिस्ट्रिक्ट। यहाँ बाद बाकी LSA है, इसको हम विधिक सेवा प्राधिकरण कह सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विधिक सेवा प्राधिकरण के सामने यदि मैं जिला को रख दूं तो इसका पूरा नाम हो जाएगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यानी जिला लेवल पर विधिक सेवा प्राधिकरण। यहाँ राज्य को रख दूं तो राज्य लेवल पर विधिक सेवा प्राधिकरण, और यहीं मैं राष्ट्र को रख दूं तो राष्ट्रीय लेवल पर विधिक सेवा प्राधिकरण। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सलसा, डलसा, नलसा की स्थापना कब हुई? 1995 में। कानून कब बना? 1987 में। इस कानून का आधार कौन सा आर्टिकल है? 39A। मेरे प्यारे दोस्तों, ये व्यक्तियों को, जो गरीब लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, निःशुल्क न्याय दिलाने के लिए ये कानून की स्थापना हुई है। यदि कहीं देखा जाए, आपने देखा होगा कि ये जो लोक अदालत होती है, ये जो लोक अदालत होती है जिला लेवल पर, इसका आधार ही कौन सा आर्टिकल है? 39A। लोक अदालत लगती है, यहाँ पर जो इसका निर्णय होता है वो कहीं भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसका निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। तो लोक अदालत का आधार ही कौन सा आर्टिकल है? 39A। मेरे प्यारे दोस्तों, 39A आपकी समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 40 की। अगर हम बात करें आर्टिकल 40 की, आर्टिकल 40 में क्या है? तो आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा। यानी अगर आर्टिकल 40 की बात करें तो यहाँ किसके बारे में दे रखा है? राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा। अब गठन करेगा, कब करेगा, नहीं करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, अगर वो करेगा तो हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। तो ये राज्य के ऊपर है, क्योंकि पहले ही लिखा हुआ है कि DPSP न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 40 में। यदि हम यहीं बात करें आर्टिकल 41 की, आर्टिकल 41 में लिखा हुआ है राज्य नागरिकों को काम देगा, राज्य नागरिकों को काम देगा, शिक्षा देगा, शिक्षा उपलब्ध कराएगा, तथा लोक सहायता उपलब्ध कराएगा, लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 41 में ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। राज्य नागरिकों को काम देगा, शिक्षा उपलब्ध कराएगा और लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। ये 3 पॉइंट यहाँ साफ साफ लिखे हुए हैं। अब लोक सहायता ये जो दी जाएगी, इसमें किस किस को दी जाएगी, कौन कौन शामिल है?
तो लोक सहायता जिनको उपलब्ध कराई जाएगी उसमें शामिल हैं बुजुर्ग, बुजुर्ग व्यक्तियों को, बीमार व्यक्तियों को, बेकार व्यक्तियों को, और इसके साथ साथ दिव्यांग व्यक्तियों को। इस लोक सहायता में भी ये 4 शब्द हैं। दिव्यांग, डिसेबल्ड को बोला जाता है जो विकलांग होते हैं, उनकी सहायता करना राज्य का सिद्धांत है। बेकार, बेकार का मतलब है जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देना, ये लोक सहायता उपलब्ध कराना है। कहीं ना कहीं बेकार या देखा जाए तो ये जो मनरेगा शुरू हुआ है इसका आधार ही कौन सा आर्टिकल है, 41। और जो दिव्यांग व्यक्तियों को जो राज्य सरकारें जो ई रिक्शा उपलब्ध कराती हैं, ये रिक्शा उपलब्ध कराती हैं, ये भी कहीं ना कहीं आर्टिकल 41 का ही आधार है। यदि हम बात करेंगे बीमारों के लिए राज्य सरकारें जो फ्री में दवाइयाँ उपलब्ध कराती हैं, कम से कम पैसे में उनकी इलाज कराने के लिए सहायता उपलब्ध कराती हैं, ये जितनी भी योजनाएं चलाती हैं बीमारी से संबंधित, वो भी किस आर्टिकल का आधार है, 41 का। और बुजुर्ग की सहायता के लिए मतलब ये जो वृद्धावस्था में जो पेंशन बनती है, बुजुर्गों को जो पेंशन दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा, कहीं ना कहीं इसका आधार ही कौन सा आर्टिकल है, 41। तो मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 41 आपकी समझ में आया होगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 42 की, ये जो आर्टिकल 42 है, इस आर्टिकल 42 में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य जब भी काम देगा नागरिकों को तो उनकी मानवोचित दिशा को ध्यान में रखेगा। यानी राज्य उनसे काम कराएगा लेकिन ऐसा भी काम नहीं कराएगा कि उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचे, ऐसा काम नहीं कराएगा उनकी मानवोचित दिशा पर प्रभाव पड़े। और यही लिखा हुआ है तथा महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा, प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। प्रसूति सहायता का मतलब है महिलाओं के संबंध में प्रेगनेंसी के समय पे जितनी भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है राज्य सरकार करती है। तो मेरे प्यारे, महिलाओं के संबंध में प्रेगनेंसी के समय पर जो उनको सहायता उपलब्ध कराती है राज्य सरकार है, वो आर्टिकल कौन सा आधार है, 42। तो प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना आर्टिकल 42 का आधार है। यदि हम यही बात करें अनुच्छेद 43 की, यहाँ 43 में लिखा हुआ है कि राज्य नागरिकों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन देगा, यानी काम कराएगा, उनकी मानवोचित दिशा को ध्यान में रखेगा। लेकिन 43 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य काम तो कराएगा लेकिन उनको पैसा इतना उपलब्ध कराएगा कि उनका जीवन निर्वाह हो सके। और यहीं पर लिखा हुआ है राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। यहीं पर लिखा हुआ है, एक तो शब्द यही लिखा हुआ है राज्य नागरिकों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध कराएगा। और यहीं पर दूसरी बात लिखी हुई है राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आर्टिकल हैं 40, 41, 42, 43, ये आपकी समझ में आए होंगे। आगे हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 44 की, 45 की और 46 की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करें यदि आर्टिकल 45, 46 की, तो आर्टिकल 44 में क्या है। अगर हम आर्टिकल 44 की बात करें तो आर्टिकल 44 में है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 44। ये जो आर्टिकल 44 है इसमें लिख रखा है
समान नागरिक संहिता। किसके बारे में लिखा हुआ है? समान नागरिक संहिता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसे यूसीसी भी कहा जा सकता है। क्या कह सकते हैं इसको? यूसीसी भी कहा जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, समान नागरिक संहिता यानी ऐसी संहिता जो समान नागरिकता प्रदान करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब उस समय जब संविधान सभा के सदस्य संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो उस समय इस अनुच्छेद को रखा जा रहा था। तो सभी लोगों ने कहा कि जब संविधान एक है, कानून सबके लिए समान है, आर्टिकल 14 भी कहता है विधि के समक्ष समानता, कानून सबके लिए समान है, तो फिर क्यों ना 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान लागू होगा उसी दिन इसको भी लागू कर दिया जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो संविधान सभा में अल्पसंख्यक जो धर्म से लोग थे, अल्पसंख्यक थे, उन्होंने कहा कि अभी परिस्थितियां उस लायक नहीं है, क्योंकि इस्लाम धर्म में तलाक के नियम अलग हैं शरीयत के कानून के हिसाब से, वहाँ गोद लेने के नियम अलग हैं, वहाँ उत्तराधिकार के नियम अलग हैं, वहाँ विवाह के नियम अलग हैं। तो क्यों ना अभी ये नियम अलग अलग हैं, अभी इनको रोक दिया जाए। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती जाएंगी, लोग शिक्षित होते जाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा। उस समय ये लागू नहीं हुआ था। लेकिन हम बात करें इसकी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो सबसे पहले अगर ये कहीं भी लागू हुआ है तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड किस राज्य में लागू हुआ है? गोवा में। भारत में सबसे पहले समान नागरिक संहिता कहाँ लागू हुआ? गोवा में। और यदि हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, 2025 में अभी हाल ही में उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। तो हाल ही में दो राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू है, एक तो गोवा में और एक उत्तराखंड में। हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू किया है? तो उत्तराखंड ने। और सबसे पहले समान नागरिक संहिता किसने लागू किया था? तो गोवा ने। समान नागरिक संहिता से आप याद रखना, 4 के दोनों एक जैसे एक समान है, इसलिए समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में ही है। तो आप याद रखना इस चीज को कि दोनों 4 के समान है, तो समान नागरिक संहिता। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें यहाँ 1-2 केस को लेकर के, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ शाहबानो बनाम मोहम्मद अहमद खान सन 1985, यानी केस कब का है? 1985 का। ये साहबानो, इनकी एज लगभग 68 से 70 साल है, और इनके ये जो पति हैं मोहम्मद अहमद खान, मध्य प्रदेश के बहुत अच्छे जाने माने वकील है ये मोहम्मद अहमद खान। इन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, और तलाक दिया 68-70 साल की एज में। 4-5 बच्चे हैं। जब इन्होंने तलाक दिया तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया, उस केस का ही नाम है शाहबानो बनाम मोहम्मद अहमद खान। पत्नी का केस है, तलाक से संबंधित है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, शरीयत का जो कानून है, उसमें शरीयत के कानून में लिखा हुआ है कि तलाक होने के बाद में पत्नी को भरण पोषण भत्ता जब तक दिया जाएगा जब तक वो इद्दत की अवधि तक। उनको भरण पोषण भत्ता कब तक दिया जाएगा? इद्दत की अवधि तक। इद्दत की अवधि लगभग 90 से 95 100 दिन की होती है, इतने दिन तक। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इतने दिन तक अगर हम भरण पोषण भत्ता देंगे, उसके बाद में क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर एज शादी योग्य भी नहीं है कि दूसरी जगह शादी भी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने साहबानो, इस केस को ज़्यादातर साहबानो के नाम से ही जाना जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि जब तक अगर वो शादी योग्य है तो उसकी शादी कहीं दूसरी जगह न हो जाए, या अगर वो शादी योग्य नहीं है, उनकी एज जहाँ तक है वहाँ तक पूरी न हो जाए, जब तक उनको आजीवन भरण पोषण भत्ता देने की
बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये शाहबानो केस तो भरण पोषण भत्ते से संबंधित है। और इसी के बाद में जो एक और केस देखा है उसका नाम है सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017। ये जो 2017 में केस आया है, इस सायरा बानो वाले केस में 3 तलाक को समाप्त कर दिया। यहाँ ये शाहबानो वाला केस भरण पोषण भत्ते से संबंधित है और सायरा बानो केस 3 तलाक से संबंधित है। क्योंकि यहाँ भी 3 तलाक के जो नियम अलग अलग हैं, सुप्रीम कोर्ट ने समय को परिस्थितियों को देखते हुए इन सभी को खत्म कर दिया और आर्टिकल धीमे धीमे 44 लागू होने जा रहा है। सबसे पहले गोवा में लागू हुआ, 2025 में हाल ही में उत्तराखंड में इसको लागू कर दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 44 आपकी समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 45 के बारे में। आर्टिकल जो 45 है उसमें पहले लिखा हुआ था कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करेगा राज्य। यानी क्या लिखा हुआ था यहां पर आर्टिकल 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान था इधर। यानी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान था। लेकिन क्या हुआ कि ये राज्य के ऊपर था सब कुछ। अगर राज्य नहीं भी दिलाएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये समस्या हमारे सामने आ गई। तो फिर समय को देखते हुए संविधान में संशोधन किया 86वां, और ये जो 86वां संविधान संशोधन होगा ये होगा 2002 में और लागू होगा 2003 में। ये यहां लागू होगा। और इस समय जो सरकार है देश में बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनके अनुसार संविधान में संशोधन किया गया और संविधान में संशोधन करके एक आर्टिकल देखा था हमने 21A में यहां शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया, शिक्षा का अधिकार। और ये 6 से 14 साल वाली जो कहानी है वो कहां पर आ गई, आर्टिकल 21A में। और वहीं हमने एक मूल कर्तव्य भी देखा है, मूल कर्तव्य 11वां, उसमें भी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है। तो यहां से 6 से 14 हटा करके यहां लिख दिया है 6 से पूर्व के बच्चों, यानी 6 वर्ष यहां लिख दिया है 6 वर्ष से पूर्व के बच्चों की शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा की देखभाल करना राज्य का कर्तव्य है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। तो पहले यहां 45 में 6 से 14 साल लिखा हुआ था, वहां से 6 से 14 साल हटाया 86 में संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में, उसको 21A में शिक्षा का अधिकार बना दिया 6 से 14 साल और 11 में मूल कर्तव्य में रख दिया इसको, 11 में मूल कर्तव्य में। और यहाँ आर्टिकल 45 में आज क्या है, 6 से कम आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है। तो आर्टिकल 45 आप लोगों की समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 46 के बारे में। 46 है, अगर हम 46 की बात करें तो 46 में दे रखा है अनुच्छेद 40, इस यहां दे रखा है कि राज्य SC व ST तथा समाज के दुर्बल वर्ग की शिक्षा तथा आर्थिक
स्थिति की देखभाल करना राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है। यानी यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ आर्टिकल 46 में लिखा हुआ है कि राज्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना किसका कार्य है, राज्य का। यानी राज्य इनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य दुर्बल वर्गों की देखभाल करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। ये किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 46 में लिखा है। इसी आर्टिकल को आधार मानकर तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य में आरक्षण जाति के आधार पर 69% कर दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आर्टिकल 46 तक पढ़ रहे हैं, बाकी के अनुच्छेद अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित क्लास आपकी समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।